नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएन क्लासेस में। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए पर्यावरण का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। मॉडल पेपर में 15 प्रश्न हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं। तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 15 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है ग्रीक, सेकेंड है लैटिन, थर्ड है फ्रेंच और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायरन शब्द से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले देखिए, यदि पूछा जाए कि पर्यावरण टोटल इन्वायरमेंट शब्द कौन सी भाषा का है तो आंसर होगा इंग्लिश। लेकिन अगर पूछा जाए कि पर्यावरण शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है तो आंसर क्या होगा? फ्रेंच। अब इसका बेसिक यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए, पर्यावरण एक अंग्रेजी शब्द है जो फ्रेंच शब्द इन्वायरन से बना है। अब पर्यावरण क्या होता है? तो देखिए, पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि धन आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक आते हैं। साथ ही साथ जीवधारी, पारितंत्र, आबादी, मनुष्य, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो ज़रूर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन फर्स्ट है 1955, सेकंड है 1970, थर्ड है 1980 और फोर्थ है 1986। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। ऑप्शन फर्स्ट है अर्नेस्ट हैकल, सेकंड है रदरफोर्ड, थर्ड है E.O. विल्सन और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया। अब हम जान लेते हैं कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1879 में किया। पारिस्थितिकी क्या होता है? इकोलॉजी देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों और उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। और बाकी देखिए, 18 तारीख से तो क्लास शुरू हो रही है, उसमें EVS इन्वायरमेंट साइंस या पर्यावरण अलग से आपको करवाया जाएगा। उसे करने के पश्चात आप कोई भी पेपर दो, चाहे आप उत्तराखंड वन दरोगा का दो या आप रेशम निरीक्षक का दो या कृषि विभाग का दो या उद्यान विभाग का दो, सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हम आपको वीडियो के माध्यम से नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। तो जिन भी लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं किया है वो रजिस्टर्ड करा लीजिए। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, इससे रजिस्टर्ड करा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ऑप्शन फर्स्ट है विल्सन, सेकंड है A. ट्रांसले, थर्ड है लिंग्विस्ट और फोर्थ है अर्नेस्ट हैकल। तो देखिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इकोसिस्टम शब्द, यह सबसे पहले A. ट्रांसले ने प्रयोग किया। अब यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी अलग है इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। तो अगर सिर्फ पारिस्थितिकी पूछे तो इकोलॉजी वर्ड आपको पता है किसने यूज किया? अर्नेस्ट हैकल। और यहाँ पे मैं एक की बताता हूँ आपको, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि कौन सा शब्द किसने यूज किया। तो देखिए, की किससे बनी है? ये पारिस्थितिकी तंत्र से बनी। कैसे? देखिए, हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इको सिस्टम हो गया एस से और T से क्या हो गया? ट्रांसले। तो ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम किसने यूज किया? ट्रांसले। अब बचा दूसरा वर्ड कौन सा? इकोलॉजी। तो वो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अब जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहला प्रयोग ट्रांसले ने 1935 में किया। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर, अणुजीव शामिल होते हैं। यानी कि सभी जीवधारी, पौधे, जानवर, अणुजीव का मतलब होता है जो भी आपके फिजिकल फैक्टर हैं, मिट्टी, वायु, पानी, इस तरह की ये सभी जो चीज़ें मिलके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसमें आपको पता है इसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का पिता कौन है? फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का पिता कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है E.O. विल्सन,
सेकंड है चेम्सफोर्ड, थर्ड है गोल्डस्टीन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी E.O. विल्सन को कहा जाता है। अब हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। तो ध्यान रखिए जैव विविधता का मतलब होता है किसी एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जीव जंतुओं वनस्पतियों की जो समूह या फिर जो इनकी विभिन्न प्रजातियां होती है उसे क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आ जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण निम्न में से कौन सी गैस नहीं है। क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मीथेन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण यहाँ पे नाइट्रोजन गैस नहीं है। आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। और देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, ये यहाँ पर इसका एक वर्णन दिया गया है जिसे आप समझिए कि ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें होंगी। तो देखिए सबसे मुख्य होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए उत्तराखंड में जो समीक्षा अधिकारी है उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य कारक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सेकंड होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड होती है नाइट्रस ऑक्साइड, फिर है मीथेन, ओजोन भी है, सल्फर है और सल्फर डाइऑक्साइड है ये, फिर जलवाष्प है। ये सभी आपकी कौन सी गैसें हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाली गैसें हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो देखिए होता क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपग्रह या ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। कहने का अर्थ है कि जो हमारी अर्थ है, यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है तो आप इसे पहले समझिए। होता क्या है कि जो सनलाइट है वो हमारी अर्थ पे आती है और रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, लेकिन जब कभी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वो जो रिफ्लेक्ट होने वाली जो सूर्य ताप है, जो ताप है उसको वापस नहीं जाने देता अंतरिक्ष में, उसे पृथ्वी पे ही ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है तापमान बढ़ जाता है और इसी तापमान के बढ़ने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। साथ ही साथ देखिए हमारे ऑनलाइन स्टोर पे मॉडल पेपर भी उपलब्ध हैं और जो आपका उत्तराखंड वन दरोगा का विशेष सिलेबस है वो भी उपलब्ध है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी उपलब्ध हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाएँ, लिंक को क्लिक करें और आप उन्हें खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए उत्तराखंड में बहुत बार जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं, तो निश्चय ही इस बार भी होंगे, इसलिए आप कम उन सभी सेट को करके रखें ताकि देखिए एक एक नंबर से कंपटीशन में आगे पीछे हो जाते हैं, ताकि आपके वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को बचाने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है। विच वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। फर्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, सेकेंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड है कोपेनहेगन सम्मेलन और फोर्थ है रियो सम्मेलन। तो देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला जो समझौता हुआ था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए मॉन्ट्रियल देखिए एक शहर है कनाडा में। यहाँ पे एक संधि होती है 16 सितंबर 1987 को, जिसमें ये तय किया जाता है कि ओजोन परत को बचाने के लिए विश्व पूरी इसमें प्रयासरत रहेगा और उन गैसों के उत्सर्जन को कम करेगा जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो साथ ही साथ देखिए 16 सितंबर 1995 से विश्व ओजोन दिवस मनाना शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है ये क्वेश्चन भी आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, लेकिन कब से मनाया जा रहा है तो 1995 से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहला ऐसा समझौता था जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया। ऑप्शन फर्स्ट है गोसेट, सेकेंड है रियोजी, थर्ड है डायरियो और फोर्थ है फोरमैन। तो देखिए अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर का जो क्षरण था उसका पता सबसे पहले अमेरिकी जो साइंटिस्ट फोरमैन ने लगाया। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो ध्यान रखिएगा जोसेफ फोरमैन ने अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन में लेयर में जो छिद्र है उसका पता लगाया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला नहीं है।
यानी कि ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड चेन। तो ऑप्शन फर्स्ट है घास, बकरी, मानव, सेकंड है घास, खरगोश, लोमड़ी, थर्ड है सर्प, मोर, मानव, फोर्थ है सर्प, घास, हिरन। तो देखिए इसमें आंसर होगा क्या, डी। अब कैसे होगा देखिए, घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानव खा सकता है, तो ये फूड चेन सही है। फिर घास को खरगोश खा सकता है, खरगोश को लोमड़ी खा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर सर्प को जो है मोर खाता है और मानव तो सर्वहारी होता है, तो ये इसे खा सकता है, ये भी सही है। अब बचा क्या लास्ट, तो देखिए सर्प को घास नहीं खा सकता और घास को हिरन तो खा सकता है, लेकिन सर्प को घास नहीं खा सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है, वेयर इज द ओजोन लेयर लोकेटेड। ऑप्शन फर्स्ट है क्षोभ मंडल जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है समताप मंडल जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है आयन मंडल जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है और फोर्थ है बहिर्मंडल। तो देखिए ओजोन जो परत है यह समताप मंडल में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड। तो ऑप्शन फर्स्ट है देहरादून, सेकंड है रांची, थर्ड है भोपाल और फोर्थ है भुवनेश्वर। तो देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1984, जबकि वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई है, 1906। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट है अर्नेस्ट हैकल, सेकंड है रामदेव मिश्रा, थर्ड है ये यहाँ पे इसके ऑप्शंस रिपीटेड हो गए हैं, थर्ड है अर्नेस्ट हैकल और फोर्थ है राजेंद्र मिश्रा। तो देखिए यहाँ पे भारत में पारिस्थितिकी के जो जनक हैं वो हैं आर मिश्रा, इनका नाम आर मिश्रा नाम से आता है, तो ध्यान रखिएगा रामदेव मिश्रा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखिए क्या क्वेश्चन है ये, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सेकंड है ध्रुवों पर, थर्ड है टुंड्रा क्षेत्र और फोर्थ है टैगा क्षेत्र। तो देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहने का मतलब है कि ये हमारा अर्थ है। अब आपको बताना है कि कौन से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जीव जातियों की, वनस्पतियों की सर्वाधिक प्रजातियाँ जो स्पीसीज होती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो ये आपका टोटल जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र है अधिकतर। यहाँ पे आपको पता है साल भर बरसात होती है और तापमान भी उच्च रहता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैविक विविधता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा भारत के विषय में भी आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो देखिए पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि भारत में यह पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी हिमालय का मतलब है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इंडिया के संदर्भ में, ये आपका इंडिया का मैप है और पूर्वी हिमालय का अर्थ है जो हमारी 7 सिस्टर वाले स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, ये इन्हें क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। तो इन वाले क्षेत्रों में और जो ये पश्चिमी घाट बता रहे हैं, तो पश्चिम घाट का मतलब है आपका ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र ये है पश्चिमी घाट, और जो आपका 7 सिस्टर वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं पूर्वी हिमालय। तो भारत के ये हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जैव विविधता के दृष्टिकोण से। तो ध्यान रखिए भारत में कहाँ पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो ऑप्शन फर्स्ट है 6, सेकंड है 7, थर्ड है 8 और फोर्थ है 6.2। तो देखिए शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है, और शुद्ध जल उदासीन होता है और स्वादहीन होता है, ध्यान रखिएगा। और पीएच पैमाने का आपको पता है, जब 7 पे होता है तब उदासीन होता है, 7 से नीचे एसिडिक होगा और ऊपर बेस होगा। तो ध्यान रखिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में आ सकता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है। ऑप्शन फर्स्ट IUAN, सेकंड BUCN, थर्ड है IUCN और फोर्थ है यूनेस्को। तो इसका आंसर होगा
IUCN। अब IUCN है क्या, तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए IUCN की स्थापना 1948 में हुई, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखिए ये क्या करता है, देखिए पृथ्वी पर विलुप्त हो रहे जीवों के लिए रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। तो ध्यान रखिए रेड डेटा बुक का संबंध किससे है, जो पृथ्वी पर जीव जो हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, जैसे डोडो हो गया, डुगोंग हो गया और आपका सफ़ेद भालू हो गया, तो ये सब विलुप्त हो रहे हैं। तो इनके बारे में कौन सी बुक छपती है, रेड डेटा बुक। और विश्व की प्रथम रेड डेटा बुक जो है वो 1963 को छपी थी। तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। साथ ही साथ रजिस्टर्ड करवा लीजिए 18 तारीख के बैच के लिए, जो कि ऑलरेडी काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और नेक्स्ट वीक इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनने वाला है। और जिन भी लोगों ने रजिस्टर करा लिया है उन्हें इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।